को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आकाश गोयल है और मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल ये घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैं नया नया ही ऑटो ड्राइवर बना था। मेरे ऑटो चलाने से पहले हमारे ऑटो को मेरे पिताजी चलाया करते थे, लेकिन एक बार पिताजी का किसी चीज का ऑपरेशन हो गया था, जिसकी वजह से वो 5 से 6 महीने तक ऑटो नहीं चला सकते थे। पर अब हमारे घर की कमाई का एकमात्र जरिया हमारा वो ऑटो ही था। इसी वजह से मैं ये तय करता हूं कि जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ही ऑटो चलाऊंगा, क्योंकि उस वक्त तक मेरी उम्र 20 से 22 साल के लगभग हो चुकी थी। ऐसे में मैं कोई इतना ज्यादा छोटा बच्चा भी नहीं था कि मैं पूरे दिन ऑटो चला ही ना पाऊं, और उस वक्त तक पिताजी ने मेरा लाइसेंस भी बनवा दिया था। तो ऐसे में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। जब शुरू में मैं 2-4 दिन तक ऑटो चलाने लगा, तब तक तो मैं शाम के लगभग 5 बजे तक ही घर पर आ जाया करता था। लेकिन एक दिन मैं किसी चौक पर जब 5 से 7 ऑटो ड्राइवरों को एक जगह पर खड़े होकर बातें करते हुए देखा, तो मैं भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे उनसे बातें करने पर पता चलता है कि वो लोग तो रात के वक्त भी ऑटो चलाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि दिन के बजाय उन्हें रात के वक्त ज्यादा कमाई होती है, क्योंकि रात में जो सवारियां मिलती हैं वो काफी लंबी दूरी की सवारी मिलती हैं। ऐसे में वो उन सवारियों से काफी मोटा किराया वसूलते हैं, क्योंकि रात के वक्त जो कोई भी सवारी मिलती है वो ज्यादातर अनजान सवारी ही मिलती है। वो कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो कहीं दूर से सफर करके अपने किसी रिश्तेदार से मिलने या फिर किसी और काम से यहाँ पर आए होते हैं, जिसकी वजह से उनको इस बात का पता नहीं होता कि कौन सी जगह का कितना किराया है, जिसके चलते ऑटो वाले उनसे मनमर्जी का किराया वसूलते हैं। तो ऐसे में उनकी दिन से भी ज्यादा कमाई रात के वक्त होती है। अब जैसे ही मैंने उन लोगों के मुंह से ये बात सुनी, तो मेरे मन में भी थोड़ा सा लालच जाग गया था और मैं सोचने लगा कि मैं भी इन लोगों की तरह अब रात के वक्त ही ऑटो चलाऊंगा। यही बात सोचकर मैं अगले दिन सुबह से लगभग दोपहर के 12 बजे तक ऑटो चलाने के बाद घर जाकर सो गया था और शाम को 5 बजे से फिर से ऑटो चलाने लग गया। अब क्योंकि रात के वक्त ऑटो चलाना था, तो दिन में सोना भी जरूरी था, क्योंकि अगर मैं दिन में भी लगातार ऑटो चलाते रहता तो रात के लगभग 8 से 9 बजे तक चलाते चलाते मुझे नींद आने लग जाती। इसी वजह से मैंने सोचा कि दिन के वक्त थोड़ा सो लूंगा तो रात के वक्त ऑटो चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यही बात सोचकर मैं उस दिन शाम के 5 बजे से फिर से पुरानी दिल्ली की सड़कों पर अपने ऑटो को दौड़ाने लग गया था। हालांकि शुरू में 2-4 दिन तक तो मेरी कोई इतनी ज्यादा कमाई नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा मन निराश होने लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब अगल बगल के ऑटो ड्राइवरों से मैंने सवारियों के बारे में कुछ पता किया, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि रात के वक्त ज्यादातर सवारियां रेलवे स्टेशन के पास में मिलती हैं। वो सभी ऑटो वाले रात के वक्त आने वाली ट्रेन के टाइम के हिसाब से ही रेलवे स्टेशन के बाहर अपने ऑटो को ले जाकर लगा देते हैं। उन लोगों से ये बात सुनने के बाद मैं भी उसी दिन रात को 9 बजे आने वाली ट्रेन के लिए अपने ऑटो को रेलवे स्टेशन के बाहर ले जाकर लगा देता हूँ। जैसे ही मैं अपने ऑटो को रेलवे स्टेशन के बाहर ले जाकर लगाता हूँ, तो कुछ ही देर बाद मुझे एक साथ 4 से 5 सवारियां मिल जाती हैं, और उसी दिन से मेरा ये काम काफी ठीक ठाक चलने लगता है। अब दिन से भी 3 गुना कमाई मेरी रात के वक्त हो रही थी, और मेरे इस काम से घर वाले भी काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रात के वक्त पुरानी दिल्ली की सुनसान सड़कों पर ऑटो चलाना एक दिन मेरे लिए जी का जंजाल बन जाएगा, क्योंकि शायद आगे चलकर मेरे साथ एक ऐसा डरावना हादसा होने वाला था जिसके बारे में उस वक्त मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब एक दिन मैं इसी तरह उस रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होकर किसी ना किसी सवारी के मेरे ऑटो में बैठने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस दिन जब वो ट्रेन आई, तो उस ट्रेन में से इतनी ज्यादा सवारियां नहीं उतरी थीं, और मेरे से पहले आगे की तरफ बाकी के ऑटो ड्राइवरों ने अपने ऑटो लगा रखे थे, जिसकी वजह से जो भी सवारियां पहले आईं, उनको वो लोग अपनी अपनी ऑटो में बिठाकर वहां से निकल लिए थे, जिसके चलते मेरे लिए अब वहां पर कोई भी सवारी नहीं बची थी। एक पल के लिए तो मेरा वहां से खाली ही निकल जाने को मन हुआ, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि थोड़ी देर रुककर और इंतजार करता हूं, क्या पता कोई आ ही जाए। इस इंतजार में अब मैं मेरे ऑटो में बैठा बैठा सिगरेट पीने लगा था।
अब ऐसा भी नहीं था कि मैं हर वक्त ही सिगरेट पीता था। घर पर तो पिताजी के डर से सिगरेट पीना तो दूर की बात है, बल्कि मैं ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। वो तो सारे दिन ऑटो चलाते चलाते सिर काफी ज्यादा भारी हो जाता था, तो कभी कभार मैं खाली बैठा पी लिया करता था। तो अभी मैं बैठा बैठा सिगरेट पी ही रहा था कि तभी अचानक से ही मेरे सिगरेट के उड़ते हुए धुएं के बीच से मुझे उस रेलवे स्टेशन की तरफ से एक औरत आती हुई दिखाई देती है। दिखने में तो वो किसी काम वाली बाई की तरह लग रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी साड़ी पहन रखी थी, उस साड़ी को देखकर यह लग रहा था कि ये किसी के घर में बर्तन साफ करने वाली होगी। लेकिन फिर वो उस रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी होकर काफी देर तक इधर उधर देख रही थी। उस वक्त उसने अपने हाथ में एक टिफिन ले रखा था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा था। उस वक्त उस टिफिन को देखकर मुझे लग रहा था कि शायद ये किसी के घर में खाना डिलीवर करने का काम करती होगी। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि खाना डिलीवर करने के लिए भी ये ट्रेन से क्यों आई होगी, और आखिर ये ट्रेन से आई है तो फिर कहाँ से आई है। उस वक्त मुझे लगा कि ये कहीं पर जाने के लिए किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही है। इसी वजह से मैं अपनी सिगरेट को वहीं पर बुझाकर अपने ऑटो को उसके पास ले जाकर रोकता हूँ और उससे पूछता हूँ कि बहन जी, आपको कहाँ जाना है। तो वो मेरे से इस बात का कोई जवाब दिए बिना ही फटाक से मेरे ऑटो में बैठ जाती है। जब वो मुझे कुछ बिना बताए ही मेरे ऑटो में बैठ जाती है, तो मैं पीछे की तरफ मुड़कर उससे कहता हूं कि आप बताइए तो सही, आपको कहां जाना है। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहती हैं कि भैया, आगे एक अस्पताल में मेरी बेटी बीमार है और मैं उसी के लिए खाना लेकर जा रही हूं। अस्पताल में मेरे पति मेरी बेटी के साथ हैं। दिन के वक्त मैं भी वहीं पर ही थी, पर मैं बीच में उन लोगों के लिए खाना बनाने के लिए घर पर चली गई थी। अब अस्पताल यहां से काफी ज्यादा दूर है, इसी वजह से मैं यहां पर खड़ी खड़ी किसी ऑटो का इंतजार कर रही थी। अब आप जल्दी से चलिए, क्योंकि अस्पताल में मेरी बेटी और मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पहले ही मैं काफी ज्यादा लेट हो गई हूं। जैसे ही मैं उसके मुंह से ये बात सुनता हूं, तो मैं सोचता हूं कि जरूर इसको जल्दी से अस्पताल में पहुंचना है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं मेरे पिताजी का अस्पताल में ऑपरेशन करवा कर लेकर आया था। तो मैं उसकी स्थिति से भली भांति परिचित था कि अस्पताल में जब आपका कोई घर वाला एडमिट होता है, तो सभी घर वाले अपना सारा काम भूलकर सिर्फ उसी की देखरेख में लग जाते हैं। और फिर वो तो उसकी बेटी थी, तो ऐसे में मुझे भी जितना मुझसे हो सके उतना उसकी मदद करनी चाहिए थी। इसी वजह से मैं उस अकेली सवारी को ही अपने ऑटो में बैठाकर वहां से निकल जाता हूं। हालांकि मैं ऐसा पहले कभी भी नहीं करता था। जब तक ऑटो में 4 से 5 सवारियां नहीं बैठ जाती थी, तब तक मैं ऑटो को रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकालता था, क्योंकि एक सवारी में मेरा इतना भाड़ा नहीं निकल पाता था जितना कि ऑटो की पेट्रोल ही जल जाता था। लेकिन उस वक्त तक इंतजार करते करते मुझे भी वहां पर काफी ज्यादा समय हो गया था। और जब वो औरत मुझे उस रेलवे स्टेशन के बाहर दिखी थी, तो उस वक्त तक रात के लगभग 11 बज चुके थे। लेकिन अब उस औरत को ऑटो में बिठाकर चलते चलते ही मेरे दिमाग में ये विचार आता है कि ट्रेन तो रात के 9 बजे ही आ गई थी और ये औरत मुझे रात के 11 बजे ही मिली थी। बजे उस रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दी थी। तो अगर ये उस ट्रेन में आई थी, तो फिर ये 2 घंटे उस रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ ही क्या कर रही थी। जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आती है, तो मैं तुरंत ही उससे ये बात पूछ लेता हूँ। जैसे ही मैं उससे ये बात पूछता हूँ, तो वो मुझसे कहती है कि मैं तो किसी भी ट्रेन में यहाँ पर नहीं आई हूँ। तो फिर मैं उससे कहता हूँ कि अगर आप ट्रेन में नहीं आई हैं, तो आप रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ क्या कर रही थी। तो वो मुझसे कहती हैं कि मैं रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ से तो आई हूँ, लेकिन मैं किसी ट्रेन से नहीं आई थी। मेरा जो घर है वो रेलवे स्टेशन की जो पटरियां हैं उनकी दूसरी तरफ है, और ये मेरे घर से इस तरफ आने का ये शॉर्टकट रास्ता है। इसी वजह से हम लोग अक्सर इधर से ही आते जाते हैं। अगर दूसरी तरफ से घूम कर आती तो घर से ही मुझे ऑटो लेना पड़ता, लेकिन आधा रास्ता तो मैंने पैदल ही तय कर लिया था। पर अब आगे का जो रास्ता है वो ना ही तो मेरे लिए ठीक है और ना ही तुम्हारे लिए ठीक है। अब जैसे ही वो औरत मुझसे ये बात कहती है कि आगे का रास्ता ना ही तो मेरे लिए ठीक है और ना ही तुम्हारे लिए ठीक है, तो उसकी ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आखिर ये औरत मुझे ऐसा क्यों कह रही है कि आगे का रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बारे में उससे कुछ पूछ पाता, वो मुझे सड़क पर चलते चलते ही अचानक से एक सुनसान गली के अंदर की तरफ चलने के लिए कहती हैं। जैसे ही वो मुझे उस गली के अंदर घूमने के लिए कहती हैं, तो मुझसे पूछता हूं कि आपकी बेटी तो किसी अस्पताल में एडमिट थी।
तो फिर आप इस गली के अंदर मुझे क्यों लेकर जा रही हैं? तो वो मुझसे कहती हैं कि भाई साहब, हम काफी गरीब लोग हैं, बड़े अस्पतालों में इलाज करवाना हमारे बस की बात नहीं है। इसी वजह से इस गली में एक डॉक्टर साहब ने अपने ही घर के बाहर एक छोटा सा अस्पताल बना रखा है, जिसमें हम जैसे छोटे मोटे गरीब लोग थोड़े बहुत पैसों में हमारा इलाज करवा लेते हैं। उसी अस्पताल में मेरी बेटी एडमिट है, आप वहीं पर चलिए। अब जैसे ही उस औरत के मुंह से मैं ये बात सुनता हूं तो मैं अपने ऑटो को उस सुनसान गली के अंदर घुमा लेता हूं। पर उस गली के अंदर चलते चलते मुझे आसपास के माहौल को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आगे चलकर उसमें कोई अस्पताल आने वाला है, क्योंकि उस गली के अंदर घुसते ही मैं देखता हूं कि दोनों तरफ जो मकान बने हुए हैं वो दिखने में काफी ज्यादा पुराने और खंडहर थे। उन मकानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे काफी पहले के टाइम पर लोग इन मकानों में रहते थे और अब इनको छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त उस गली के किसी भी मकान में ना ही तो कोई लाइट जल रही थी और ना ही कोई इंसान मुझे उस गली में टहलता हुआ दिखाई दे रहा था। उस वक्त उस गली में रात का सन्नाटा इस तरह से पसरा हुआ था जैसे कि रात के कोई 2 से 3 बजे का वक्त हो रहा हो। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं था कि रात के 11 बजे के आसपास ही पुरानी दिल्ली की कोई भी गली इतनी ज्यादा सुनसान हो जाए। अक्सर वहां पर लोग रात के 12 बजे तक भी सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे जाते थे, लेकिन आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि मुझे वो जगह बिल्कुल पूरी तरीके से सुनसान और खाली दिखाई दे रही थी। अब मैं उस गली के अंदर काफी ज्यादा आगे आ चुका था और उस वक्त मेरे आगे और पीछे की तरफ सिर्फ वो खाली पड़े मकान थे। तभी एक घर के सामने जाते ही वो औरत मुझे पीछे से रुकने का इशारा करती है। जैसे ही वो मुझे रुकने का इशारा करती है तो मैं अपने ऑटो को वहीं पर रोक देता हूं। ऑटो के रुकते ही जिस तरीके से वो मुझसे बिना पूछे ही मेरे ऑटो के अंदर शुरू में बैठी थी, उसी तरीके से अब वो मुझे बिना किराया दिए और बिना मुझे कुछ कहे ही ऑटो से उतरकर सीधा उस घर के अंदर जाने लगती हैं। जैसे ही वो उस घर के अंदर जाने लगती हैं तो मैं पीछे से उसे आवाज लगाता हूं कि अरे बहन जी, मेरा किराया तो दे जाओ। तो वो उस घर के गेट को खोलकर उसके अंदर जाकर फिर से मेरी तरफ मुड़कर मुझसे कहती हैं कि तुझे थोड़ी देर में किराया ही क्या, और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, बस तू 2 मिनट यहीं पर मेरे वापस आने का इंतजार कर। जैसे ही वो मुझसे ये बात कहती हैं तो मैं उससे कहता हूं कि थोड़ा जल्दी आना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे अपने घर भी जाना है। तो वो मुझसे कहती हैं कि जल्दबाजी करने वाला इंसान अक्सर घाटे में जाता है, सब्र का फल अक्सर मीठा होता है, और आज मैं भी मेरे सब्र के फल का ही इंतजार कर रही हूं, वरना मैं कब का ही तुझे बहुत कुछ दे चुकी होती। पर मैं भी ये चाहती हूं कि जब मुझे कुछ मिले तो मैं उसे आराम से खाऊं और इस चीज को महसूस करूं कि वो मीठा है या फिर खट्टा है। लेकिन तेरे को देखकर तो यही लग रहा है कि तू तो मीठा ही है। जैसे ही वो मुझसे ये बात कहती हैं तो मैं थोड़ा गुस्से में उसके ऊपर घुर्राते हुए कहता हूं कि तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें सिर्फ किराया देने से मतलब है, तुम ये फालतू की बातें क्यों कर रही हो? लेकिन जैसे ही मैंने उससे ये बात कही तो वो उस अंधेरे में डूबे हुए घर के अंदर पता नहीं कौन से कोने में चली जाती हैं। मुझे लगा कि उस वक्त शायद वो घर के अंदर अपनी बेटी और अपने पति को खाना देने के लिए गई होगी, लेकिन तभी मैं उस घर की तरफ गौर से देखता हूं। जब मैं उस घर की तरफ गौर से देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस घर के बाहर एक पुराना सा लोहे का बोर्ड लटका हुआ है, जिसके ऊपर सिर्फ मोटे मोटे अक्षरों में दवाखाना लिखा हुआ था। लेकिन उस वक्त तक वो बोर्ड भी काफी ज्यादा पुराना और धुंधला हो चुका था। उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये अभी कुछ समय पहले ही लगाया हुआ बोर्ड है। पर उस वक्त तो मैं ये सोच रहा था कि अगर उस घर में सही में ही किसी ने कोई छोटा सा क्लिनिक टाइप का अस्पताल बना रखा था तो उसके अंदर एक भी फ्लाइट क्यों नहीं चल रही है? सिर्फ घर के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर की तरफ भी मुझे बिल्कुल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। ऐसे में मैं सोचता हूं कि आज कहीं मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया। मुझे उस जगह पर इंतजार करते हुए लगभग 10 मिनट का वक्त हो गया था, जबकि वो औरत तो सिर्फ 2 मिनट का बोलकर गई थी। लेकिन जिस वक्त मैं 10 मिनट तक उस जगह पर उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था तो उस दौरान मेरा मन मुझे बार बार ये कह रहा था कि आज मैं यहाँ पर रुककर बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। शायद मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, और मैंने मेरे जीवन में हमेशा से ही ये महसूस किया था कि जब जब भी मेरा मन मुझे किसी अनहोनी होने का एहसास करवाता था तो जरूर आगे चलकर मेरे साथ कोई ना कोई ऐसी घटना होती थी जिस घटना से मुझे काफी ज्यादा नुकसान होता था। तो इस बार जैसे ही मुझे बार बार ये एहसास होता है कि जरूर मैं किसी गलत जगह पर रुका हुआ हूं,
तो मैं उस 100 रुपए के किराए को छोड़कर तुरंत ही वहां से अपने ऑटो को स्टार्ट करके निकल जाता हूं। जैसे ही मैं अपने ऑटो को स्टार्ट करके उस घर से थोड़ा सा आगे आया तो मुझे उस घर के अंदर की तरफ से किसी के काफी तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज इतनी भयंकर और डरावनी थी कि उस आवाज को सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। एक पल के लिए तो मैंने मेरे ऑटो को चलाते चलाते ही पीछे की तरफ मुड़कर उस घर की तरफ देखना चाहा, लेकिन तभी मेरा ऑटो का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से मैं पीछे की तरफ ना देखकर अब ध्यान से आगे की तरफ देखते हुए उसे वहां से दौड़ाने लगता हूं। उस वक्त मुझे लग रहा था कि शायद अच्छा हुआ जो मैं वहां से निकल आया। जरूर वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज थी जो उस वक्त मुझे वहां पर रुकता हुआ देखकर अपने किसी ना किसी मकसद को अंजाम देने वाली थी। लेकिन शायद जब मैं वहां से निकल आया तो वो मुझे निकलता हुआ देखकर काफी तेज चिल्लाई है। अब तो मुझे उस औरत पर भी शक होने लगा था जो मेरे ऑटो में बैठकर वहां तक आई थी। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत कौन थी। अभी मैं उस गली से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उस गाली के एक घुमाव में ही मुझे फिर से एक औरत मेरे आगे आगे चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस बार उस औरत ने कपड़े भी कुछ अलग तरह के पहन रखे थे और हाथ में टिफिन की जगह एक थैला ले रखा था। उसको रात के वक्त उस गली में चलता हुआ देखकर एक बार फिर से मेरे मन में पैसों का लालच जाग उठता है। मैं सोचता हूं कि पहले ही मेरे 100 रुपये का नुकसान हो चुका है। अगर ये औरत कहीं पर जाने वाली होगी तो इस एक सवारी से ही मैं मेरी दोनों जगहों की भरपाई कर लूंगा। यही बात सोचकर मैं उसके पीछे ले जाकर अपने ऑटो को रोकता हूं और उससे कहता हूं कि अरे बहन जी, इतनी रात को कहां जा रही हो? अगर आपको कहीं चलना है तो मैं छोड़ देता हूं। अब जैसे ही मैंने उससे ये बात कही तो वो मेरी तरफ पलटती हैं, और जैसे ही वो मेरी तरफ पलटती हैं तो उसकी तरफ देखते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। उस वक्त मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। डर के मारे मेरे हाथ पांव बुरी तरीके से कांपने लग गए थे। साथ ही मेरे माथे से अब पसीने की बूंदें भी झलकने लगी थीं। वो सब कुछ इतना जल्दी और पलक झपकते ही हुआ था कि मैं उस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ना ही मुझे ये अंदाजा था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने तो किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही उससे ये बात पूछ लिया था कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन जैसे ही मैंने उससे ये बात पूछी तो उससे ये बात पूछते ही मुझे ये एहसास हुआ कि इसके पास रुककर और इससे ये बात पूछकर मैंने मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जैसे ही वो औरत मेरी तरफ पलटती तो मुझे दिखाई देता है कि उसका आधा चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ है। साथ ही दूसरी तरफ का जो चेहरा बचा हुआ था उस पर भी जगह जगह पर किसी चीज से कटने के निशान थे, जिनसे अब भी खून की बूंदें टपक रही थीं। और उस वक्त उसकी आंखें रात के उस घने अंधेरे में मुझे इतनी ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी कि उन आंखों को देखकर ही मेरी सबसे ज्यादा हालत खराब हुई थी। अब मैं सिर्फ हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी वो अचानक से ही किसी बहुत ही भयंकर और भारी सी आवाज में घुर्राते हुए मुझसे कहती हैं कि तुझे क्या लगा, तू वहां से मेरी बिना मर्जी के निकल कर आ जाएगा और मैं तुझे इसी तरीके से यहां से चले जाने दूंगी। अब ये बात बोलते ही उसका रूप और भी ज्यादा डरावना होने लग गया था। अब सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि उसके शरीर के बाकी के अंग भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा डरावने होने लगे थे। धीरे धीरे उसके हाथ पैर किसी जानवर के रूप में बदलने लगे थे, जिन पर की लंबे लंबे बाल और हाथों के नाखून अपने आप ही बाहर की तरफ निकलने लगे थे। ये चीज देखकर मैं समझ गया था कि आज मैं किसी बहुत ही गलत चीज के जाल में फंस गया हूं और अब ये मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। अब जिस वक्त मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त तक मेरा ऑटो चालू ही था। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे मन में ये बात सोची कि इससे पहले कि ये मेरे साथ कुछ करें, मैं अपने ऑटो को यहां से काफी तेज भगाते हुए निकल लेता हूं, तो मेरे मन में ये बात सोचते ही मेरा ऑटो अचानक से ही वहीं पर बंद पड़ जाता है। और जैसे ही ऑटो बंद पड़ता है तो अब मेरे चारों तरफ बिल्कुल काला अंधेरा छा गया था। रात के वक्त उस गली के अंदर छाया हुआ वो सन्नाटा और मेरे सामने खड़ी हुई वो किसी चुड़ैल की तरह दिखने वाली डरावनी औरत अब मुझे इतना ज्यादा डरा रहे थे कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस औरत के कुछ करने से पहले ही मैं यहां पर डर के मारे ही हार्ट अटैक आने से मर जाऊंगा। लेकिन अब तक वो पूरी तरीके से एक बहुत ही भयंकर और डरावनी चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी।
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ही मेरे साथ वो चीज हो रही है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूं। क्योंकि आज से पहले मैंने इन सब चीजों के बारे में सिर्फ अपनी माँ से कहानियों में ही सुना था और एक दो बार किसी टीवी सीरियल में इन चीजों के बारे में देखा था। लेकिन आज सच में मेरे सामने कोई ऐसी चीज खड़ी हुई थी जिसका वास्तव में इंसानों की दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन अगर कोई इंसान उनकी दुनिया के अंदर घुस जाए तो फिर उस इंसान का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। और शायद आज मेरा भी अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया से खत्म होने वाला था। शायद आगे चलकर मैं भी उन लोगों की तरह ही कोई प्रेत आत्मा बनने वाला था। अब उस वक्त जैसे ही मेरा ऑटो वहां पर बंद हुआ तो उस चीज के होते ही वो अचानक से अपने एक हाथ से मेरे गले को पकड़ती है और मुझे खींचते हुए उस ऑटो से बाहर निकाल लेती है। जैसे ही वो मुझे उस ऑटो से बाहर निकालती है तो मैं बिल्कुल किसी लकवा के पेशेंट की तरह अपने हाथ पैरों को हिलाए बिना नीचे गिर जाता हूं और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगता हूं। उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि शायद अब ये मेरे ऊपर आ जाएगी और फिर मेरे गले को दबाकर या फिर मेरे साथ कुछ और करके मुझे मार देगी। लेकिन उस वक्त जैसा मैं सोच रहा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करती है। दरअसल मुझे ऑटो से बाहर निकालकर नीचे गिरते ही वो मेरे एक पैर को पकड़ती है और मुझे घसीटते हुए फिर से उसी घर की तरफ लेकर जाने लगती है जिस घर के बाहर थोड़े टाइम पहले ही मैंने उस दूसरी औरत को छोड़ा था। लेकिन जिस वक्त वो मुझे घसीटते हुए उस घर की तरफ लेकर जा रही थी तो उस वक्त मुझे उसकी पीठ दिखाई दे रही थी और जैसे ही मैंने इस बार उसकी पीठ देखी तो वो मुझे पीछे से उस पहली वाली औरत की तरह दिख रही थी जिसको मैंने कुछ टाइम पहले ही उस घर के बाहर देखा था। उस चीज को देखकर मुझे यकीन हो जाता है कि वो औरत और ये औरत कोई अलग नहीं है बल्कि एक ही है। ये एक ही औरत है जो अलग अलग रूप लेकर मुझे यहां पर मिली है और अब पता नहीं मुझे ये घसीट कर कहां लेकर जा रही है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो मुझे उस घर के गेट के बाहर ले जाकर पटक देती है और फिर उसके बाद उस घर के अंदर से उसकी तरह ही दिखने वाली एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी आता है। पर उन लोगों के हुलिये भी बिल्कुल उसी की तरह के दिख रहे थे। उनके चेहरे और होठों से भी लगातार खून की बूंदें टपक रही थीं और उनके हाथ पांव बुरी तरीके से सुख रखे थे। ये चीज देखकर मैं समझ जाता हूं कि ये सब इसी चुड़ैल के साथ ही हैं। लेकिन अभी मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर मैं यहां से बचकर निकालूं कैसे, क्योंकि मुझे इस बात का पूरी तरीके से यकीन था कि अगर एक बार ये लोग मुझे इस घर के अंदर ले गए तो फिर मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा और ना ही कभी इस घर से बाहर निकल पाऊंगा। तभी वो औरत अजीब तरीके से बड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से कहती हैं कि देखो ना बाबा, मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई हूं। मैं खाना लेने के लिए ही आज सुबह से घर से निकली थी। सुबह से लेकर शाम तक मैं खाने की तलाश में ही थी, लेकिन कोई भी मुझे नहीं मिल रहा था। अंत में मैं निराश होकर हमारे उस पुराने शिकार वाले अड्डे रेलवे स्टेशन की तरफ से जब वापस लौट ही रही थी तभी मुझे ये गोल मटोल सा लल्लू वहां पर खड़ा हुआ दिखाई दे गया और आज मैं इसी को अपना शिकार बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। जैसे ही वो डरावनी औरत उस बूढ़े आदमी से ये बात कहती है तो वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा हंसने लगता है और हंसते हंसते उस औरत से कहता है कि आज तो तू मेरे लिए बहुत ही लजीज खाना लेकर आई है। इससे पहले जो तू लेकर आई थी वो मेरी तरह ही किसी बुढ़े से आदमी को पकड़ कर लेकर आई थी जिसमें कि मांस तो बिल्कुल भी नहीं होता था। आज जब इस नए जवान लड़के को मैं देख रहा हूं तो इसको देखकर मन ही मन सोच रहा हूं कि जब इसके कच्चे मांस को मैं अपने नुकीले दांतों से चबा चबा कर खाऊंगा तो मुझे कितना ज्यादा मजा आएगा। साथ ही जवान लोगों का खून तो काफी ज्यादा मीठा होता है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों तक सर्दियों के टाइम में मैं इसी के खून को गर्म करके पीऊंगा जिससे कि मेरी खांसी की बीमारी थोड़े दिनों तक ठीक हो जाएगी। ये बात कहकर वो सभी लोग एक साथ हंसने लगते हैं। जैसे ही मैं उन लोगों की उन सारी बातों को सुनता हूं तो उन बातों को सुनकर मुझे उस वक्त एहसास हो गया था कि आज मेरी बहुत बुरी हालत होने वाली है। शायद मरने से पहले ही नहीं
बल्कि कर के बाद भी ये लोग मेरे साथ इतना बुरा करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने मेरे जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि मरने के बाद भी मेरी ऐसी हालत होगी। लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मैं वहां से उठकर भाग सकूं। और पड़ा पड़ा मैं यही सोच रहा था कि काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता जिससे मैं इन सब चीजों के चंगुल से बचकर यहाँ से निकल जाता। लेकिन मेरे द्वारा कई बार मन ही मन में भगवान को याद करने और बहुत सी चीजें करने के बावजूद भी वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब वो सभी लोग मुझको उठाकर उस घर के अंदर ले जाने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से ही मेरे मुंह से बहुत भयंकर चीज निकल जाती है, क्योंकि अब मुझे मेरी मौत मेरी आंखों के सामने बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। मुझे अच्छी तरीके से अंदाजा था कि घर के अंदर जाते ही ये लोग मुझे किसी कबूतर की तरह फाड़ कर रखेंगे। लेकिन मैं बार बार ये कोशिश कर रहा था कि कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे मैं इस घर के अंदर न जाऊं। लेकिन उस वक्त पता नहीं मेरे डर का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अचानक से ही मेरे मुंह से डर के मारे वो चीख निकल गई थी। जैसे ही मैं वहां पर चीखता हूं तो वो छोटी सी लड़की उस औरत से कहती है कि मम्मा ये तो काफी ज्यादा चिल्लाता भी है, ये बाकी के लोगों की तरह नहीं है, ये तो काफी ज्यादा उछल कूद भी करेगा। तो वो बूढ़ा आदमी उस छोटी सी बच्ची से कहता है कि बेटा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इसके मांस को फाड़कर मैं अलग से ही रख दूंगा, फिर तुम उसको खाना। उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये बात सुनकर उस डरावनी सी छोटी सी लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। और उस वक्त वो मुस्कान किसी मासूम बच्ची की तरह थी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो मुस्कान इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उसके चेहरे की तरफ देखते ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि ये छोटी सी लड़की भी इन लोगों से कुछ कम नहीं है, बल्कि ये भी इन लोगों की तरह जिंदा लोगों का मांस खाने वाली एक छोटी नंगी गाय है। लेकिन अब बार बार मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इन लोगों से बचकर यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। मेरे माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करने वाला मेरे अलावा और कोई भी नहीं था, और उनकी एक आखिरी उम्मीद और सिर्फ इकलौती औलाद मैं ही था। इसी वजह से मुझे उस वक्त खुद से ज्यादा मेरी माँ और पिताजी की चिंता हो रही थी। तभी अचानक से ही मुझे याद आता है कि एक बार मैं मेरी माँ के साथ किसी मेले में गया था और वहां पर मुझे एक साधु मिला था। उस वक्त वो साधु बहुत से लोगों से कुछ खाने के लिए मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहा था। जब वो हमारे पास आया तो उसको हमारे से कुछ मांगता हुआ देखकर मुझे उसके ऊपर काफी दया आ जाती है, और इसी वजह से मैं मेरी माँ से कहता हूँ कि माँ इनको भी खाने के लिए कुछ दिला दो ना, मेरे को मेरी माँ से अपने लिए कुछ खाने का दिलाने का। कहते हुए देखकर उस साधु की भी मेरे ऊपर अजीब सी कृपा हो जाती है, और जब माँ ने उनको खाने के लिए कुछ दिलाया तो मैं अपने हाथों से ही उनको वो चीज देता हूँ, जिसके बाद वो वहीं पर बैठकर उसको खाने लगते हैं। लेकिन फिर खाने के बाद वो मुझसे कहते हैं कि बेटा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक साधु हूँ, और इस मेले में आज मैं दुनिया के इन इंसानों की परीक्षा ले रहा था कि इंसानों के अंदर आज के वक्त दूसरे लोगों के प्रति कितना दया भाव होता है। लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, पर अब जब तुमने मेरी मदद की है तो मुझे ये पता चल गया है कि तुम दिल से बहुत अच्छे हो। इसी वजह से जाते वक्त वो मुझे मेरे कान में एक बात बोलकर जाते हैं कि कभी भी अगर किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ तो मेरी ये कही हुई बात को याद कर लेना। और मुझसे ये बात कहने के बाद वो मेरे कान में एक छोटा सा कुछ मंत्र जैसा बोलते हैं, जिसको मैं मेरे जीवन में उस वक्त पहली बार सुना था। लेकिन वो एक ऐसी बात थी जो मुझे महीने में हमेशा बहुत बार याद आती रहती थी। घर में कई बार मम्मी से उस बारे में चर्चा हो जाती थी, या कई बार ऐसे ही बैठा रहता। मैं खुद भी उस बारे में सोचने लग जाता था कि आखिर वो साधु आदमी कौन था। उस दिन उस मेले के बाद कई बार मैं फिर से उस मेले में गया था, क्योंकि वो मेला हर साल ही भरता था। लेकिन वो साधु मुझे उस दिन के बाद कभी भी नहीं तो उस मेले में फिर से मिला और ना ही कहीं और दिखाई दिया। इसी वजह से बार बार उस बात की याद आने के कारण ही उस आदमी ने मेरे कान में जो छोटा सा मंत्र बोला था वो मंत्र भी मुझे बिल्कुल सटीक तरीके से याद था। अब जैसे ही उस वक्त उन डरावनी आत्माओं और चुड़ैलों के बीच में घिरे हुए मुझे वो बात याद आती है तो मैं अचानक से ही अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में बोलता हूँ कि हे साधु महाराज, आप जहाँ कहीं भी हो मेरी मदद करो। अगर आप सच में ही कोई सिद्ध पुरुष थे तो आज मेरे को इस मुसीबत से कैसे भी तरीके से बाहर निकालो। लेकिन मेरे इतना कुछ कहने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। अब तक वो डरावनी चुड़ैल और वो बूढ़ा सा खूंखार पेट आकर मेरे पैरों को पकड़ चुके थे, और अब वो मुझे घसीटते हुए अपने उस खंडहर से घर के अंदर की तरफ ले जाने ही वाले थे। लेकिन तभी वो जो छोटी लड़की थी वो अचानक से आकर अपने नुकीले दांतों से मेरे सीने पर वार कर देती है, और उस जगह से उसने मुझे बुरी तरीके से काट लिया था। लेकिन तभी उसको वहां पर काटता हुआ देखकर उस औरत के मन में भी पता नहीं क्या लालच आ जाता है, और वो दोनों अजीब तरीके से उस वक्त मेरे ऊपर लपक लेती हैं। उस औरत ने मेरी जान के ऊपर अपने नुकीले नाखूनों से काफी ज्यादा खून निकाल दिया था, और अब वो वहीं पर मुझको फाड़कर खाने की फिराक में थी। लेकिन वो बूढ़ा प्रेत तो उनसे बार बार कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है कि जल्दबाजी में कोई भी चीज मत किया करो। अभी ये हमारे चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुका है, तो हम इसको घर के अंदर ले जाकर ही आराम से हलाल करके खाएंगे। लेकिन उस वक्त उस छोटी सी डायन का चेहरा भी इतना ज्यादा डरावना हो चुका था कि बाकी की चीजें तो बाद की बात थी, सिर्फ उन दोनों के चेहरे को देखकर ही डर के मारे मेरी घी बैठ गई थी। उस वक्त इतना ज्यादा दर्द होने के बावजूद भी मैं अपने मुंह से चिल्ला नहीं पा रहा था। लेकिन तभी मैं इन सभी चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करके अपनी आंखों को बंद करके मन ही मन उस साधु महाराज ने जो मंत्र मेरे कान में बोला था, मैं उस मंत्र को 2 से 3 बार अपने मन में बुदबुदाता हूँ। और जैसे ही मैं उस मंत्र को अपने मन में बोलता हूँ तो अचानक से ही उस छोटी सी लड़की और उस औरत को एक अजीब सा झटका लगता है। उन दोनों ने जब अपने हाथों से और अपने पैरों से मेरे शरीर को बुरी तरीके से दबा रखा था तो उनके वो हाथ और पैर बुरी तरीके से जल जाते हैं। जिस भी जगह से उन्होंने मेरे शरीर को छू रखा था उनके शरीर की वो जगह किसी कोयले की तरह आग में धधकने लगती है, और वो दोनों वहां पर बुरी तरीके से चिल्लाने लगती हैं। जिस वक्त वो वहां पर चिल्ला रही थी तो उनके वो चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि वो आवाज उस वक्त उस पूरी सुनसान गली में गूंज रही थी। तभी पता नहीं मेरे मन में एक अजीब सी आवाज खुद को ही सुनाई देती है, और मैं खुद से ही महसूस करता हूँ कि अब क्या यहीं पर पड़ा पड़ा अपने मरने का और अपनी मौत का इंतजार करता रहेगा, या उठकर यहाँ से भागेगा भी। यही चीज सोचकर मैं किसी तरीके से वहां से उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस डरावनी चुड़ैल ने मेरे एक पैर के मांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया था, जिसकी वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और काफी भयंकर दर्द हो रहा था। लेकिन फिर मैं किसी तरह से लंगड़ाते लंगड़ाते उस जगह से थोड़ी ही दूर मेरा जो ऑटो खड़ा हुआ था उस ऑटो की तरफ जाता हूँ। अभी मैं जाकर ऑटो की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए हुआ ही था कि तभी अचानक से मुझे दिखाई देता है कि मेरे ऑटो की ड्राइविंग सीट पर वही साधु आदमी बैठा हुआ है जो आज से कई साल पहले मुझे उस मेले में मिला था। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूँ तो मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कहता वो मुझसे कहते हैं कि जल्दी से बैठो, नहीं तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी चबा जाएगी। फिर मैं ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठता हूँ और वो साधु ही उस ऑटो को चलाते हुए मुझे उस सुनसान गली से बाहर की तरफ लाता है। लेकिन उस वक्त मुझे दर्द इतना ज्यादा हो रहा था कि दर्द के मारे करहाते करहाते पता नहीं कभी मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूँ कि मेरा ऑटो पुरानी दिल्ली के ही एक ठीक ठाक से अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ है, और उस वक्त उस अस्पताल के ग्राउंड में काफी ज्यादा लोग भी इधर उधर टहल रहे थे। लेकिन तब ना ही तो आगे वाली सीट पर वो साधु बैठा हुआ था और ना ही वहां पर कुछ और चीज थी। लेकिन उस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि शायद वो साधु ये चाहते थे कि मैं अस्पताल में आकर अपना इलाज करवा लूं। इसके बाद मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ। लेकिन उस दिन के बाद आज तक ना ही तो वो साधु मुझे फिर से कभी मिले हैं और ना ही मैं उस डरावनी घटना को भूला पाया हूँ। लेकिन जब मैंने घर जाकर इन सब चीजों के बारे में मेरी माँ और पापा को बताया तो मेरे पापा ने उसी दिन से मेरा ऑटो चलाना बंद करा दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ जमा किए हुए पैसे बचे हुए हैं, तो जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक हम उन्हीं पैसों से काम चला लेंगे। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और आगे भी अगर तुम्हें गलती से भी वो डरावनी चुड़ैल कहीं पर भी दिखाई देती है
तो हम लोगों को जरूर बताना, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारा पीछा करते हुए हमारे घर तक भी आ जाए। लेकिन हालांकि आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर ऐसा कुछ न होने के बावजूद भी हर रात मुझे उस औरत के डरावने सपने आते हैं और आज तक भी मैं उस हादसे को नहीं भूला पाया हूँ। लेकिन आप लोग जो कहानी सुन रहे हैं, आप लोगों में से अगर किसी के पास ऐसा कोई उपाय है जिससे मुझे वो डरावना सपना ना आए और जल्द ही मैं अपने दिल और दिमाग से उस खौफनाक हादसे को भूला पाऊं, तो कमेंट करके कृपया मुझे जरूर बताएं कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं उस डरावने सदमे से बाहर निकल सकूं।